पेपर आपका सर्जरी और टॉपिक्स है सिस्ट। ये स्किन सरफेस है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। कई बार ये ऐसे करके उभरा हुआ दिखाई देने लगेगा। ये स्किन सरफेस है और यहाँ पे आपको एलिवेटेड ये स्ट्रक्चर दिखाई देने लगेगा। ये बहुत कुछ हो सकता है, ब्लिस्टर भी हो सकता है, हेमेटोमा भी हो सकता है, पस भी हो सकता है, इन्फ्लेम टिश्यू हो सकता है। लेकिन ये बात जो कह रहा है सिस्ट की बात कर रहा है। सिस्ट क्या है? तो बोलता है कि क्लोज्ड कैप्सुलर और sac like structure filled with liquid semi solid gases material। ये बता रहा है कि यहाँ न पस है ना तो एक्सुडेट है ना तो ट्रांसुडेट है, क्योंकि बॉडी फ्लूइड भी नहीं है, पस भी नहीं है, इन्फेक्शियस नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अंदर में कोई लिक्विड आके डिपॉजिट हो गया है, जमा हो गया, या फिर सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर, लिक्विड नहीं हो गया, वहां पे सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर डिपॉजिट हो गया है, या फिर गैसेज यहाँ पे आके डिपॉजिट हो गया। और सैक लाइक माने बैग के तरह ऐसे करके एक सैक मतलब ये स्ट्रक्चर हो गया कि इस ढंग के स्ट्रक्चर में वो सारा का सारा पैक्ड हो गया है। क्या पैक्ड हो गया? तो वो लिक्विड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है, और गैसेस भी हो सकता है, विदाउट एनी रीजंस। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण नजर नहीं आ रहा है। जैसे पस है तो वहां पे इंफेक्शन या कंटामिनेशन का ये आएगा। अगर एक्सुडेट ट्रांसुडेट है तो हो सकता है कि वहां पे बर्न का कोई सिम्टम हो या इन्फ्लामेशन का कोई सिम्टम हो। ये बिना कोई ऐसा रीजन का, कोई परफेक्ट रीजन का अपने आप वहां पे डेवलप कर गया, और कहीं पर भी डेवलप कर सकता है। वो आउटर स्किन में भी डेवलप कर सकता है, ओवेरी में भी डेवलप कर सकता है, किडनी में भी डेवलप कर सकता है, इवन लीवर में भी। तो ऐसे कोई भी डेवलपमेंट ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर विच फिल्ड विथ लिक्विड सेमी सॉलिड और गैसेस इज कॉल्ड सिस्ट। अगर साइज एंड शेप की बात करें इसके, it is variable in size and shape, microscopic to large like a ball। ये बता रहा है साइज शेप इसका फिक्स नहीं है। ये माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है, एकदम बिल्कुल छोटा सा हो सकता है, एंड इन लार्ज लाइक ए बॉल, एक छोटा बॉल, क्रिकेट बॉल्स, उस साइज का भी ये डेवलप कर सकता है। आइदर
एक्सटर्नल और इंटरनल। ये अंदर में भी डेवलप कर सकता है ऑर्गन, जैसे बात की ओवेरियन सिस्ट, यूट्राइन सिस्ट, लीवर्स, किडनी, ये किसी भी ऑर्गन्स में, इंटरनल ऑर्गन्स में डेवलप कर सकता है। लेकिन उतना ही चांसेस है कि आउटर ऑर्गन्स का मतलब कि आउटर स्किन सरफेस या बोन्स, इस जगह पे भी इसका डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये नहीं कर सकते कि ये इसी जगह पे परफेक्टली होगा, बाहर या अंदर। अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर पर बात करें, मिटा रहे हैं, it is not normal body structure। ये नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर्स नहीं है। having distinct membrane। outer wall is called cyst wall। यही है cyst wall। इसका जो डेवलपमेंट है बाइंडेड है, बाइंडेड बॉडी सरफेस एरिया से बिल्कुल अलग दिखाई देगा। ब्लिस्टर वगैरह है ना, तो ब्लिस्टर है जिसको हम लोग फोका बोलते हैं, तो स्किन का सरफेस एरिया वहां पे उभर गया, ऐसे करके उभरा हुआ है। लेकिन यहाँ पे डिफर है, ये एकदम से बिल्कुल अलग मेम्ब्रेन का बना हुआ है, एकदम बिल्कुल साफ लगे कि ये स्किन से अलग एक मेम्ब्रेन से ये कवर्ड है। और इस कैप्सुलेटेड मेम्ब्रेन का नाम है सिस्ट वॉल, इसी को सिस्ट वॉल के नाम से जानते हैं। तो एकदम से नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होती, एकदम बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर है। अगर इन्फेक्टेड है, सिस्ट इज इन्फेक्टेड, अगर ये इन्फेक्टेड हो गया या इन्फेक्शन की वजह से है, तो इस जगह पे पस का डिपोजिशन हो सकता है, कि इसमें पस का फॉर्मेशन पाया जा सकता है। ये इतना इसका कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर है, ये चीज इसमें हम लोग को देखने को मिलता है। अब बात आता है कि सिस्ट हो क्यों जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। सर हेलो। हाँ हाँ बोलिए, ये आप जो पूछिए। सिर्फ जो उभरा हुआ भाग है, तो ये बोन में हो कहीं कहीं पर भी हो सकता है। सिस्ट का डेवलपमेंट आउटरली इंटरनली पार्ट कहीं कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। ऑल ऑल बॉडी में कहीं भी हो सकता है सर। क्या बोलते हैं, बॉडी में कहीं भी हो सकता है सर। कहीं भी बताए ना, लीवर में भी हो सकता है। सबसे कॉमन प्लेस होता है इसका ओवेरी, 22 से 24 साल की उम्र में ओवेरी सबसे इसका कॉमन प्लेस है। ऐसे लीवर में भी हो सकता है, तो किडनी सर में भी हो सकता है, बोन गोल ब्लैडर में भी हो सकता है, और यूट्रस में भी हो सकता है, बोन में भी हो सकता है, स्किन सरफेस सीविशियस ग्लैंड में भी हो सकता है, कहीं पर भी। ओके सर। सर एक्सटर्नल में कैसे होता है? क्या बोल रहे हो, फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए। एक्सटर्नल में कैसे होता है सिस्ट? कैसे होता है सो, जी सर। हाँ हाँ बात कर रहे हैं, उसी पे जा रहे हैं, काउज काउज पे जा रहे हैं, बस वेट। काउजेज ऑफ सिस्ट, इसके पीछे कारण क्या है। पहला लाइन तो लिख देंगे, फाइंड एट एनीवेयर इन बॉडी।
इस शरीर में कहीं पर भी हो सकता है। चलिए एक बात तो क्लियर हो गया। मोस्टली रिजल्टिंग फ्रॉम infections closed sebaceous gland कई कारण है, जिसमें सबसे कॉमन जो कारण आ रहा है वो है इन्फेक्शंस। अगर उस जगह में इनसाइड टिश्यूज में इन्फेक्शंस है तो वहां सिस्टिक फॉर्मेशंस डेवलप कर सकता है। सेकेंड है क्लॉग्ड। क्लॉग्ड का मतलब कि ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ओवेरी है। थोड़ा भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जानकारी होगी तो आप देखे होंगे कि इसका एक पीरियड है। एक पीरियड है कि ये इमैच्योर ओवा ये इमैच्योर ओवा है। धीरे धीरे इसका साइज बढ़ते जाता है और साइज बढ़ता है ना तो ये इसके ऊपर ग्रेफियन फॉलिकल्स का एक लेयर इसके ऊपर चढ़ता हुआ चला जाता है, उसी के अंदर ये डेवलप करता है। और करीब करीब 14 डेज 14 डेज तक ये मैच्योर हो जाता है और ये ब्लास्ट कर जाता है। जो ग्रेफियन फॉलिकल्स है ब्लास्ट कर जाता है और ओवा यहाँ से निकल जाता है। ये मैच्योर ओवा है। इट इज मैच्योर ओवा और इस प्रोसीड्योर को बोलते हैं हम लोग ओवुलेशंस। ये ओवुलेशन से ये 14 दिन में ओवुलेट हो गया। क्लियर। ये जो ग्रेफियन फॉलिकल्स है ये रह गया, इसको कुछ नहीं होता, ये तो वाल को परफोरेट करके निकल गया और वाल धीरे 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 कोगुलेट होकर यहाँ पे ऐसे करके रिपेयर कर लिया। और ये ग्रेफियन फॉलिकल्स फिर आगे बढ़ जाता है और ये सैक के रूप में कन्वर्ट कर जाता है और इसमें अब इसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। इसका नाम चेंज हो जाता है, इसको हम लोग को कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सिंथेसिस करने लगता है। धीरे 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 करके ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स कॉर्पस ल्यूटियम में धीरे 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 करके ये एट्रोफिक होने लगता है और छोटा होता जाता है और 3 से 6 महीना में ये खत्म हो जाता है, इसका वजूद खत्म हो जाता है। ये लगातार नहीं रहेगा। बोलते हैं कि ये जो प्रोसेस है, इतना बड़ा प्रोसेस है। एक तो हेमरेज हो रहा है ओवेरियन वॉल में, ये ग्रेफियन फॉलिकल्स है उसमें लिक्विड भरा हुआ है और उसमें ग्रेफियन फॉलिकल्स जब इम्प्टी हो जाएगा ओवुलेशन के बाद तो ये इसमें फिर से सिंथेसिस हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन का। इस प्रोसेस में कई बार ये अफेक्टेड हो जाता है और अफेक्टेड होने के बाद सिस्ट के रूप में एक छोटा सा ओवेरी सिस्ट के रूप में ये डेवलप कर जाता है। ये मोस्ट कॉमन प्रोसीड्यूर है। अगर ओवेरी की बात करें तो ठीक इसी ढंग से किसी भी ऑर्गन्स में, किडनी की बात कर लेते हैं या फिर लीवर की बात करते हैं, तो हेमरेज, स्मॉलेस्ट हेमरेज या कोई इन्फेक्शन या कोई प्रोसीड्योर चल रहा है तो उसमें धीरे 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 करके इस ढंग का डेवलपमेंट ऑफ सिस्ट हो जाता है। तीसरा आता है सीविशियस ग्लैंड। सीविशियस ग्लैंड मैंने स्किन सरफेस और सीविशियस ग्लैंड हेयर, जहां हेयर फॉलिकल्स है, जहां से हेयर निकल रहा है, ठीक हेयर फॉलिकल्स के अराउंड में सीविशियस ग्लैंड रहता है और ये ओपन सरफेस है, मैंने इन्वायरमेंट से ये पोर्स से जुड़ा हुआ है। बाय द वे इस जगह से डस्ट या डर्ट अंदर जा रहा है या फिर इन्फेक्टेड सब्सटेंस अंदर जा रहा है और अंदर जाके वो डिपॉजिट हो जा रहा है तो इन्फेक्शन की वजह से सीविशियस ग्लैंड में वहां पे सिस्ट का फॉर्मेशन डेवलप कर जाता है। तो ये तीनों अलग अलग चीज है। एक इन्फेक्शन अलग चीज है, ये फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म मेथड या पैथोलॉजिकल हो गया, और तीसरा ये रिलेटेड टू पोर्स इन्फेक्शन। तीनों का अलग अलग कारण। इसके अलावा कुछ और कॉजेज है, इन तीनों के अलावा कुछ और कॉजेज है जो हम बता रहे हैं। ट्यूमर्स,
अगर ट्यूमर्स का डेवलपमेंट है तो वो सिस्ट के रूप में कन्वर्ट कर जाएगा। बेनाइन ट्यूमर्स या मैलिग्नेंट कुछ भी हो, उसको जेनेटिक कंडीशंस, कई बार होता है ना कि जेनेटिकली लंग्स में सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया, बोन में सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया, ये सीवियस ग्लैंड में सिस्ट का फॉर्मेशन, तो ये जेनेटिकली डिसऑर्डर में आगे बढ़ता है। फैमिली में मदर फादर या दादा दादी किसी को रहा है, नाना नानी को, तो ये आगे बढ़ेगा। ये हो सकता है उसकी फैमिली में ये स्टेज चलेगा। उसको फॉल्टी डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन इन एम्ब्रियो लाइफ, जिस समय फीचर्स का डेवलपमेंट हो रहा था उसी वक्त जो ऑर्गन से डेवलप कर रहे थे जर्म सेल से, उसमें फॉल्टी डेवलपमेंट हो गया और परमानेंटली वो सिस्ट के रूप में वहां डेवलप करके रह गया। उसमें डिफेक्ट इन सेल्स, जिस जगह पे कहीं पर वो सेल्स का डिफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उस पर क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशंस, उस जगह पे इन्फ्लामेशन क्रोनिकली डेवलप कर रहा है, तो भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑर्गेनाइज हो जाएगा ना, अंदर नया नया टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रोनिक इन्फ्लामेशन अलग अलग है, पढ़ा चुके हम। तो यहाँ पे नया ग्रेनुलेशन टिश्यू का ये फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, ये हार्डेन सब्सटेंस में कन्वर्ट कर जाता है और सिस्ट के रूप में रह जाता है। उसके बाद आता है ब्लॉकेज ऑफ डक्ट्स, इन द बॉडी। कई बार पैरासाइटिक इन्फेक्शन, खासकर हाइड्रेटेड सिस्ट, डॉग डॉग में पाया जाता है हाइड्रेटेड, जैसे जोंक होता है इंसान में वैसे ही डॉग में हाइड्रेटेड होता है। इसका सिस्ट बाय द वे उसके मल से किसी भी तरीके से चला जाता है माउथ में, और ये डेवलप करते हैं स्टोमक में, बहुत काफी बड़ा मतलब ये आपको क्रिकेट बॉल के साइज का, या उससे भी बड़ा वो डेवलप कर जाता है। इट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड सिस्ट, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ब्रेक ऑफ वेसल्स, ब्लड वेसल्स कहीं पर टूट गया, वो भी एक कारण हो सकता है। ये इतना कारण सिस्ट का है। यहाँ पे किन्हीं को कुछ पूछना है? अगर कैरेक्टर की बात करें तो ये दो डिफरेंट कैरेक्टर शो करेगा, एक बेनाइन एंड दूसरा मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट का मतलब कैंसरेशन, डेवलपमेंट ऑफ कैंसरेशन, और बेनाइन का मतलब है ब्लॉकेज, ब्लॉकेज ऑफ द पैसेज। ज्यादातर 99% बेनाइनिस होता है, 99% उससे भी ज्यादा रेशियो बेनाइन का ही होता है, डेवलपमेंट बेनाइनल है। और लेकिन कभी कभी ये मैलिग्नेंट
सिस्ट जो मैलिग्नेंसीज लिया होता है तो बाद में ये आने वाले टाइम में कैंसरेशन में कन्वर्ट कर जाएगा ये। बात करते हैं सिम्टम्स में, अगर सिस्ट है तो क्या क्या देखने को मिलेगा। साइन एंड सिम्टम, वेरिएबल, एक जैसा तो नहीं होगा, एंड डिपेंड अपॉन साइट एंड काउजेस एंड कैरेक्टर। साइज कितना बड़ा है उस पर निर्भर कर सकता है, काउजेस उसका काउजेटिव फैक्टर क्या है, क्या पीछे कारण था वो हो सकता है, एंड कैरेक्टर कि बेनाइन है या मैलिग्नेंट है। तो ये तीनों पर डिपेंड करेगा उसका साइन एंड सिम्टम। एक जैसा एकदम कॉमनली हम नहीं बोल सकते हैं। जैसे कल जॉन्डिस की बात की तो एकदम पक्का कुछ बातें कह रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी नहीं कुछ कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है। कितना बड़ा साइज है, माइक्रोस्कोपिक है, मेगास्कोपिक है मतलब कि बॉल के साइज का है, काउजेस, काउजेज मैंने इसके पीछे कारण क्या है, उसके बाद कैरेक्टर, और एक और चीज पर डिपेंड करता है वो साइट, किस जगह पे शरीर में कहाँ पे है, उसके आधार पर क्लिनिकल फीचर्स डिपेंड करेगा। लेकिन कुछ सिम्टम्स, चारों में कुछ सिम्टम्स जो है वो नॉर्मली आता है देखने को, उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। फेल्ट लंप, जिस जगह पे है वहां पे छूने पर उसको लंप जैसा उभरा हुआ वहां पे कुछ महसूस होगा, ये सबसे कॉमन है। लेकिन अगर इंटरनल ऑर्गन्स में है, इंटरनल ऑर्गन सिस्ट does not show any symptom for long time, ये पता भी नहीं चलेगा। किडनी में सिस्ट है, लीवर में सिस्ट है, ये पता भी नहीं चलेगा, वो बहुत लंबा समय तक ऐसे ही रह जाएगा शरीर में, इसके बारे में जानकारी भी नहीं होगी। ये कंफर्मेशन जब कराएंगे तो सीटी स्कैन या एमआरआई जब कराएंगे तभी ये डायग्नोसिस में आएगा, अदरवाइज ये एसिम्प्टोमेटिकली शरीर में बहुत दिन तक रह जाएगा। या फिर अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक भी कराएंगे तो ये अल्ट्रासोनोग्राफी में ये सामने आ जाएगा। लेकिन सिस्ट ऑफ ब्रेन काउजिंग हिडक, वो माथा में दर्द बताएगा, लेकिन सिस्ट ऑफ ब्रेस्ट काउजिंग पेन, चेस्ट पेन लोकलाइज एरिया में दर्द के साथ सामने आएगा। कई बार ओवेरियन सिस्ट ब्लीडिंग, एमनोरिया, डिस्मेनोरिया इसके रूप में सामने आ जाएगा। ब्लीडिंग हो सकता है, एमनोरिया ओवुलेशन बंद हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगा, या डिस्मेनोरिया काफी पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो जाएगा। तो इस रूप में अगर ये लगातार ऐसा चल रहा है तो मे बी चांसेज है डायग्नोसिस का, तुम्हारा डायग्नोसिस करके देख लेना होता है कि इसके पीछे रीजन कहीं सिस्ट तो नहीं है, ओवेरियन सिस्ट। और 22-23 साल में, 20-22 साल में ये बड़ी कॉमन है।
ये बनता भी है और अपने आप खत्म भी हो जाता है। ये परमानेंट सेटल नहीं है। अगर उस एज में आ रहा है ना तो 20-22 साल में बनेगा और अपने आप ये डिजोल्व भी हो जाएगा, बनता रहता है, खत्म होता रहता है। यूट्राइन सिस्ट में काउज एब्डोमिनल पेन एंड ब्लीडिंग। पेट में दर्द एंड ब्लीडिंग के रूप में वो सामने आ सकता है। अब इसके टाइप पे आते हैं, एक तरह का सिस्ट हम लोग देखते हैं। कई तरह का सिस्ट है, उसमें सबसे कॉमन एक्नी। ये नोडुलर सिस्ट है, गांठ की तरह ये महसूस होगा और ज्यादातर ये स्किन पोर्स ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ पोर्स लीडिंग टू इन्फ्लामेशंस। गाल वगैरह में जनरली हम लोग देख लेते हैं, खासकर कौन सा एक बोले, एल्डो 14 से 18 साल के बीच में, उस एज में चूंकि हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से हार्मोन्स का सेक्रेशन शुरू होता है और इसी वजह से पोर्स जो है, पोर्स में डिपॉजिट होने लगता है सीबीसीएस का, जो फैटी है उसका डिपॉजिट हो जाता है पोर्स में, और पोर्स में डिपॉजिट होने के बाद वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाता है और सिस्ट के रूप में सामने आ जाता है। इट इज कॉल्ड एक्नी। ये बड़ी कॉमन है 14 से 18 साल में, मेल फीमेल दोनों में बहुत कॉमन है, लेकिन फिर धीरे धीरे 18 साल होते होते धीरे धीरे करके ये स्टेबल हो जाता है, उसके बाद नहीं होता। सिक्स नेक्स्ट आता है आर्केनॉइड। आर्केनॉइड सिस्ट cyst development in arachnoid of meninges layer। 3 लेयर होता है ना, ड्यूरामेटर, पायामेटर एंड आर्किनॉइड मेटर। तो डेवलपमेंट फेटल डेवलपमेंट है, ये ज्यादातर बाद में नहीं होता है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ स्पाइनल कनाल, जिस समय डेवलप हो रहा था फीटस स्टेज में, उसी समय आर्किनॉइड में ये सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये ज्यादातर केसेज में कॉन्जेनाइटल में जन्म के साथ लेकर ही आता है, वो बाद में डेवलपमेंट के चांसेस नहीं है। उसका नेक्स्ट आता है बैकर सिस्ट। बैकर सिस्ट एक्चुअली में ये थाई है, ठीक इस जगह पॉप्लिटियल, इसको बोलते हैं पॉप्लिटियल्स।
रीजन, मैंने घुटना के ठीक पीछे इस जगह पे सिस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है. इट इज कॉल्ड बेकर सिस्ट. ये बड़ा सा होगा और पेनफुल होगा. यहाँ पे दबाएंगे तो वो पेन वहां पे महसूस होगा. इसके पीछे अर्थराइटिस हो सकता है या प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग. बेकर सिस्ट इसलिए रखा गया कि जो फैक्ट्री में काम करते हैं, बिस्किट्स वगैरह बनाते हैं, बेकरी का काम करते हैं, वो ज्यादातर 12 घंटा 14 घंटा बैठे ही रहते हैं, घुटना पे बैठे रहते हैं और ये सेटल करते रहते हैं. जो आटा होता है ना उसको बैठाते रहते हैं और बैठा के फिर उसको चूल्हा में उसको बनने के लिए देते हैं. इसीलिए इस सिस्ट को हम लोग बैकर सिस्ट बोलते हैं. वो हमेशा ही इस जगह प्रेशर के स्टेज में रहते हैं और यहाँ पर सिस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है. सेकेंड, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में बहुत कॉमन है ये. नेक्स्ट आता है बार्थोलिन सिस्ट. Bartholin cyst develop in Bartholin's gland of Bedina. ये बार्थोलिन ग्लैंड है जो सीक्रेट, वहां से सीक्रेट लिक्विड मटेरियल सीक्रेट करता है. वो ब्लॉकेज हो जाता है. उसका डक्ट जो कनाल है, ये ऐसे करके कनाल है, ये डक्ट से ये निकल के बाहर आ रहा है. कि कई बार ये ब्लॉकेज हो जाता है. तो ब्लॉकेज हो जाता है ना, तो ये बाद में अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो सिस्ट के रूप में ऐसे करके डिपोजिट हो जाता है. दैट सिस्ट इज कॉल्ड बार्थोलिन सिस्ट. नेक्स्ट आता है ब्रेस्ट सिस्ट. ये कॉमन है, कॉमन एंड पेनफुल. ये दर्द के साथ आएगा, वहां पे एकदम अंदर से लंप जैसा महसूस होगा और पेन करेगा, वहां छूने से पेन करेगा. ये अच्छी चीज नहीं है. हो सकता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर का इनिशियल सिम्टम्स हो सकता है. ब्रेस्ट में इस ढंग का सिस्ट महसूस करना कैंसरेशन, इनिशियल स्टेज ऑफ कैंसर कारण हो सकता है. नेक्स्ट, चैलेजियन सिस्ट. देखिए में कई लोग हैं, जैसे ये आंख है और ये ऊपर वाला उसका आईलिड्स है. ये अपर आईलिड्स है, ये लोअर आईलिड्स है. ठीक? इस जगह कई लोगों को देखेंगे अपर आईलिड्स में ये ऐसा करके सिस्ट के रूप में यहाँ पे डेवलप है. ये आई लैसेस है और यहाँ पे सिस्ट के रूप में सामने है. इस ढंग के सिस्ट को हम लोग चैलेजियन सिस्ट बोलते हैं. जब मिलेगा तो आईलिड्स में मिलेगा ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ सिविसेस या gland of eyelids.
नेक्स्ट आता है क्लोवाइड सिस्ट। डेवलप्स इन ब्रेन। ब्रेन के अंदर में अगर जिलेटिनस मटेरियल कहीं पर डिपॉजिट होता है और ऐसा करके उभर जाता है तो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्लोवाइड सिस्ट, और इमीडिएट सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो फिर न्यूरोलॉजिकल कंप्रेशन का प्रॉब्लम सामने आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आता है डेंटिजियस सिस्ट। डेंटिजियस सिस्ट स्वाभाविक है, दांत surrounding the crown of unruptured teeth। ये दांत के पास, दांत के क्राउन में जो कवरिंग एरिया है उसमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड से नाम से ही पता चल रहा है डर्मिस से रिलेटेड है, इसका मतलब स्किन में होगा, हेयर फॉलिकल्स में होगा, स्वेट ग्लैंड पसीना वाला ग्रंथि में होगा, एंड क्लम्प्स ऑफ लॉन्ग हेयर। कई बार ये फैटी लेयर में भी डेवलप हो जाता है, फैटी टिश्यूज, बोन, कार्टिलेज एंड थायराइड टिश्यूज। बोन में भी हो सकता है, कार्टिलेज में भी हो सकता है, थायराइड में भी हो सकता है, फैटी टिश्यू एडिपोज टिश्यू में भी डेवलप हो सकता है, और सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स में स्किन हो गया, हेयर फॉलिकल्स हो गया, स्वेट ग्लैंड्स, ये सब में भी हो सकता है। नेक्स्ट एपिडिडाइमल सिस्ट। एपिडिडाइमल सिस्ट ये जो टेस्टिस से निकल के एपिडिडाइमस जो अंदर सेमिनल वेसल्स तक जोड़ने वाला रास्ता है, कई बार इसके इनसाइड में, इस एपिडिडाइमस में माने टेस्टिस के अंदर में ये डेवलप हो जाता है। इट इज कॉल्ड एपिडिडाइमल सिस्ट, और ये डेवलप कर गया तो मे बी चांस ऑफ स्टेरिलिटी, मे बी चांस ऑफ इनफर्टिलिटी। स्पर्म को फर्टाइल करने की चांसेस कम सकता है। नेक्स्ट आता है गैंग्लियन सिस्ट। सर हाँ हाँ पूछिए। एपिडाइमस को थोड़ा फिर से बोल रहे थे, बता देने के लिए। किसको? अभी नहीं बताया एपिडाइमस। एपिडिडाइमल। यस सर, और नेट प्रॉब्लम सर। ये टेस्टिस हुआ ना, टेस्टिस में जैसे ये इसका तो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर मोटे तौर पे समझ लेते हैं। यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और स्पर्म फॉर्मेशन होने के बाद
इस जगह पे डिपॉजिट होता है और यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये अंदर ही अंदर ऐसे करके निकलता है। ये अंदर से ऐसे पेल्विस कैविटी में ऐसे करके चला जाता है, अंदर अंदर ही अंदर, इसको पेनिस से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे सेमिनल वेसिल्स होता है, सेमिनल वेसिल्स के साथ ये आके मिल जाता है। तो जो स्पर्म का एजुकुलेशन होता है ना, इसी रास्ते से स्पर्म आगे बढ़ता हुआ चला जाता है और बढ़ने के साथ ये सेमिनल वेसिस के पास आता है और ये पिचकारी की तरह ये पंच करता है और ये सब पेनिस के यूरेथ्रा से जुड़ा रहता है प्रोस्टेट के साथ मिलकर, और उसी समय यहाँ से ये ऐसे करके निकल के बाहर आ जाता है। तो इस जगह पे अगर सिस्ट, इपिडेडाइमिस में कहीं पर सिस्ट है टेस्टिसल एरिया में, तो स्वाभाविक है कि स्पर्म यहाँ से बन रहा है, यहाँ से जाने के रास्ता को रोक देगा, ये तो रोक देगा तो इनफर्टिलिटी का स्टेज डेवलप कर सकता है। मैंने स्पर्म में हो सकता है सीमेंस निकलेगा, उसमें स्पर्म की संख्या कम हो या नहीं के बराबर हो, जो फर्टिलाइज करने के लिए सक्षम नहीं है। नेक्स्ट, गैंग्लियन सिस्ट। ये मोस्ट कॉमन हार्मलेस फाइंड नियर joints and covering of tendon, खासकर एल्बो ज्वाइंट। ये जो एल्बो ज्वाइंट है, एल्बो ज्वाइंट के पीछे इसमें रिमेटॉइड अर्थराइटिस में यहाँ पे सिस्ट आपको जब भी ऐसे पेशेंट को देखेंगे तो यहाँ पे छोटा सा उभरा हुआ महसूस होगा, तो गैंग्लियन सिस्ट है। ये कोई नुकसान नहीं करता है। टेंडन सिस्ट, जो जैसे ये ट्राइसेप टेंडन है, यहाँ पे ये सीधा हाथ करता है ना, तो ट्राइसेप टेंडन है, तो ट्राइसेप टेंडन ये फिर ऐसे करके हाथ मोड़ रहे हैं तो यहाँ पे बाइसेप टेंडन है, तो ज्यादातर ये सब टेंडन में वो डेवलप कर जाता है टेंडन सिस्ट। ये कहीं भी हो सकता है, एल्बो, नी, फुट, एंकल, कहीं भी जहां पे टेंडन है वो कहीं पर भी वो डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट आता है हाइड्रेटेड सिस्ट। ड्यू टू टेपवर्म found in some animals, और ये टेपवर्म का सिस्ट लंग, लीवर, स्टोमक कहीं पर भी डेवलप कर सकता है। ये डॉग में कॉमन है टेपर, और उसका सिस्ट है, इसका टेपर का सिस्ट किसी तरह से ह्यूमन में चला जाता है और सर्कुलेट करते हैं, बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, कहीं पर सेटल हो जाएगा और वहीं पर काफी बड़ा साइज में इसको सर्जरी करके निकालने की जरूरत पड़ती है, कॉल्ड हाइड्रेटेड सिस्ट। नेक्स्ट आता है किडनी सिस्ट। डेवलप इन किडनी, ये कई बार जन्म के साथ कॉन्जेनाइटली लेके आता है, कई बार ट्यूबुलर ब्लॉकेज, रीनल ट्यूब के ब्लॉकेज की वजह से भी ये डेवलप कर जाता है। इसके बाद आता है ओवेरियन सिस्ट। कॉमन इन फीमेल बता चुके हैं, ओवुलेशन के पीरियड के दौरान से ये बनता है और अपने बन के फिर अपने खत्म हो जाता है, हो जाता है, ये पजल्ड होने की इसके लिए जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद पैनक्रियाटिक सिस्ट, ये पैनक्रियाज में डेवलप हो गया, तो पैनक्रियाटिक सिस्ट, उसको
पेरिकार्पल सिस्ट, develops in it. अंदर में दांत में इंफेक्शन हो जाता है तो पल्प कैविटी के अंदर में ये सिस्ट के रूप में डेवलप हो जाता है। ये टूथ डिके, धीरे धीरे दांत वहां से खत्म होने शुरू हो जाएगा। उसके बाद आता है पिनियन ग्लैंड सिस्ट, develops in pineal gland of brain. इतना सारा सिस्ट सामने आता है और कई बार इसका जो नहीं भी चर्चा की जा रही है वो किस ऑर्गन्स में है। अगर स्प्लीन में होगा तो स्प्लेनिक सिस्ट हो गया, स्टोमक में होगा तो गैस्ट्रिक सिस्ट हो गया, इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल सिस्ट हो गया। उसके आधार पर इसका नोमिनिक्लेट हम लोग कर लेते हैं कि कहाँ पे मौजूद है उसके आधार पर। लास्ट इसका टॉपिक ट्रीटमेंट पे आता है। पहला लाइन तो डिपेंड्स अपॉन causative फैक्टर एंड लोकेशन। इसके पीछे होने का पीछे कारण क्या है और लोकेशंस किस जगह पे है, उसके आधार पर इसका ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। ट्रीटमेंट इसको निकाल लिया जाता है। ड्रेन करने उसके जो सब्सटेंसेस उसको परफोरेट करके या एस्पायरेट, बड़ा है तो ड्रेन, छोटा है तो एस्पायरेट नीडल से उसको उधर के ऐसे करके खींच दिया जाता है, सिल से खींच लेते हैं। समटाइम्स सर्जिकल रिमूवल, बड़ा सिस्ट है, खासकर हाइड्रेटेड सिस्ट है, ब्रेस्ट सिस्ट है और कैंसरेशंस नहीं है, तो वहां पे उसको रिमूव कर दिया जाता है थ्रू द सर्जिकल इंटरवेंशन, सर्जरी करके वहां से निकाल दिया जाता है। एंड ऑलवेज गिव बायोप्सी। निकालने के बाद बायोप्सी में जरूर बताना चाहिए कि कहीं पर कहीं कैंसरेशंस का या फिर सिम्टम को नहीं था, तो उस एरिया और उसके वॉल को कैंसरेशंस है या नहीं, ये कंफर्मेशन के लिए दे दिया जाता है। कोई मेडिकल ट्रीटमेंट इसका बहुत ज्यादा नहीं है, या तो ऐसे ही छोड़ दिया जाता है या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट से इसको उपयोग कर लेते हैं। यहाँ पर आपका सिस्ट खत्म हो जाता है। चलिए ओके।